फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का चाय पानी हो गया कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम संविधान जो है, भारतीय संविधान, हम इसे 5 वीडियो में लगभग कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहला वीडियो दे दिया है। अगर आप अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट दे दिया है और सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि जिसको ज़रूरत हो पढ़ सके, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा अगर हमारा पढ़ाया आपको सही लगे तो, अन्यथा कोई बात नहीं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था मूल अधिकार, ठीक है। जो फिर हम इसे रिवीजन कर लेते हैं मूल अधिकार को। मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, ठीक है। जो हमें जो मतलब वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के साथ साथ संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता उसे मूल अधिकार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जहाँ पे रहता है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, वहाँ उसको जन्म लेते ही बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं जिस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती या उसका राज्य के द्वारा उस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जो अपने आप उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है संविधान द्वारा, उसे ही मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार 7 हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। 7 मूल अधिकार थे जिसमें इस टाइम हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं और जो संपत्ति का अधिकार था वो अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत, ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो आइए बारी बारी हम लोग देखते हैं इस अधिकार को। पहला है समानता का अधिकार, ठीक है। समानता के अधिकार के अंदर आता है कानून के समक्ष समानता, मतलब किसी भी कानून में सभी लोग एक समान हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई कार्य करते हैं तो कानूनी तौर पे कोई किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी तो किसी को कम, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, इससे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके नस्ल गोरा है, काला है या जाति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कोई मेल है, कोई फीमेल है, या कोई मतलब यहाँ यूपी में पैदा हुआ है तो कोई नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है या जम्मू में पैदा हुआ है, तो इसके आधार पे हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। और ये जो कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है ये अनुच्छेद 14 में बताया गया। ओके, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, मतलब जब कोई व्यक्ति है वो राज्य में नौकरी का उसे मतलब नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए आता है तो उसके मतलब उस नौकरी में सभी लोग एक समान है, सबको समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 16 में बताया जाता है। स्पृश्यता का निषेध, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपना विचार किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं सकता हमें, ठीक है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रहित और सहित में। रहित मतलब हमारे पास वो चीज़ें नहीं होने चाहिए और सहित मतलब उसके साथ, जैसे अस्त्र शस्त्र रहित मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्वक आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है आपको। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता है, आप समुदाय और संघ बना सकते हैं, ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में जाके घूम सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके आप निवास स्थान बना सकते हैं ज़मीन लेके, ठीक है।
वित्तीय उपजीविका या कारोबारी की स्वतंत्रता, कहीं भी जाके आप कारोबार अपना बना सकते हैं। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24 में बताया गया है। इसके अनुसार अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेधित ठहराया गया है। मतलब आप मिला जुला कि ये बताया गया है कि आप किसी का शोषण करने नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी काम को अगर किसी से करवाना है, या कोई गरीब है या कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप उसका आप शोषण नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर है तो आप उसको दबा के रखें, ठीक है। जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी का शोषण करते हैं, किसी के मतलब आप किसी बस में या किसी रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसका अगर 10 रुपये किराया हो रहा है तो आप उसका शोषण नहीं कर सकते कि आप उसे 5 रुपये ही दें, ठीक है। ये दंडनीय अपराध है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच में धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो मिला जुला के बस यही बताया गया है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते उसके जाति पे, उसके धर्म, वंश या वर्ण के सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आता है मेन पॉइंट, बाल श्रम निषेध, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध, मतलब किसी छोटे बालक से आप श्रम नहीं करवा सकते, उसे मजदूर नहीं बना सकते। 14 साल का अगर छोटा बच्चा है तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है 21A के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि बाल श्रम निषेध है। ये अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों के अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है, पढ़ाई लिखाई, ठीक है। ये हम लोग स्लाइड कई बार हो गई है, सॉरी उसके लिए। चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 24 से 28 के बीच में। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 27 में है, ठीक है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है, ठीक है। ये अनुच्छेद 28 में, मतलब जो अनुच्छेद 27 में बताया गया है, आप किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर ले सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी स्पेशली धर्म को बढ़ावा, मतलब उसकी शिक्षा नहीं दी जा सकती कि ये जैसे कोई हिंदू है, वो हिंदू स्कूल खोला है, मतलब अपना स्कूल खोला हुआ है, तो उसमें केवल हिंदू के धर्म को बढ़ावा दे, तो ये गलत है। अगर तो मतलब यही बताया गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा ये जो है इसमें नहीं बढ़ावा दिया जा सकता। पांचवा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी नागरिक है वो अपनी भाषा, हिंदी भाषा या जो भी उसकी भाषा है, और उसकी लिपि जो है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, उसकी लिपि कौन सी है आप लोग बताइएगा। फिलहाल हम ही बता देते हैं, हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, ठीक है। और उसकी संस्कृति, इसको सुरक्षित रखने के लिए वो अब उसको पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सके, ठीक है। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है। मतलब कि जैसे अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम भाई, वो अपनी रुचि के अनुसार, या कोई अन्य वर्ग है, वो अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इस पे उसका मूल अधिकार है वो, ठीक है। और आता है छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 32। यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है।
संवैधानिक जैसे कि आपको कोई दिक्कत हो रही है कानूनी तौर पे या कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप न्याय के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है। अब आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व जो है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ओके। संविधान की धारा 36 से 51 के तहत, मतलब ये 36 से 51 के तहत, ये याद रखिएगा डिजिट 36 से 51 निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं, देख लेते हैं हम लोग उसको। जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है हम उसी को लिए हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमें सपोर्ट करिए। ओके, देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। मतलब कि जो नीति निर्देशक तत्व है, इसके तहत आप कोई भी आपका हनन होता है तो आप न्यायालय में जाके न्याय नहीं मांग सकते। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन होता है तो आप इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 38 में ये जो है, जैसे कि किसी राज्य की राज्य सरकार जो है वो कुछ लागू करती है तो आप उसके विरुद्ध जाके न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके मतलब न्याय नहीं मांग सकते, क्योंकि वो आपका नीति निर्देशक तत्व जो है वो परिवर्तनशील नहीं है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 28 में। ठीक है, स्लाइड फिर हो गई है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 41 में राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। और अनुच्छेद 44 जो है, राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 28 राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा। और 50वां जो है अनुच्छेद, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। और अनुच्छेद 51 जो है, भारत की विदेश नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मूल कर्तव्य। हमारा क्या कर्तव्य है अपने देश के प्रति, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है ये लिया गया है रूस से। यही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है वो ये भाग 4 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भाग 4A में 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा गया था, परंतु मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, मूल अधिकार में, मूल संविधान में पहले मौलिक अधिकार था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं शामिल था मूल संविधान में, जब संविधान हमारा बन के तैयार था। ठीक है, मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, ये तो हम लोग जान लिए। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य। ओके, याद रखिएगा, जिसमें से 10 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्यों को वर्ष मतलब जो 10 मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है,
और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो वर्ष 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, जो 10 जो संविधान थे, 10 मौलिक कर्तव्य जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था ये 2002 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो 46वां संविधान संशोधन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी हिंदी में पूछ देता है, कभी कभी जीके जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, हम बता देते हैं आपको कि 46वां संविधान संशोधन क्यों इम्पॉर्टेंट है। 46वां संविधान संशोधन जो है, एक सेकेंड, जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस संशोधन को याद रखिएगा। ये संशोधन कब हुआ था? 2002 में। किस लिए हुआ था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए ये संशोधन हुआ था। तो 46वां संविधान संशोधन, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य, जो 11 मूल कर्तव्य, वो कौन कौन सा हमारा कर्तव्य। ठीक है, पहला है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होता है, जैसे अशोक चक्र हुआ, अशोक स्तंभ हुआ, राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा हुआ, जितना भी राष्ट्रीय प्रतीक, उसका सम्मान हम करें तथा उनके संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों का हम सम्मान करें। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करें, भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, समन्वित संस्कृति को गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। ठीक है, तो यही सब है 11 मूल कर्तव्य। एक सेकेंड, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया की भाव रखें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहें। यही बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी आंदोलन बच्चे करेंगे या कोई भी करता है, जैसे शिक्षक भर्ती के लिए ही जो बच्चे आंदोलन करते हैं, कभी सरकारी बसों को ही जला देंगे, तो कभी कुछ तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये मूल कर्तव्य हमारा है, लेकिन क्या करें। अगला मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। हमारा मूल कर्तव्य है कि हम सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के तहत उनको स्कूल भेजें। ठीक है, तो ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ओके, तो देख लेते हैं आगे हम लोग। अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा एक। ओके, आइए देखते हैं। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53(1) के 1 में निहित है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 53(1) में निहित है कि हमारी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में रहेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की ही, एक सेकेंड, अतः राष्ट्रपति जो होता है ये नाम मात्र का कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं, उनका जो पूरा कार्य होता है वो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्य करता है। ओके, तो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है।
कि राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति क्या है, तो वो आंसर होगा संवैधानिक प्रधान। और नाम मात्र की कार्यपालिका का कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जैसे कि हमारा कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहेंगे, तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक